बच्चों, क्रिकेट या फुटबॉल का मैच दुनिया के किसी भी कोने में हो रहा हो, आप अपने घर के कंफर्ट में बैठ करके अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ मैच का आनंद लेते हैं। एक्चुअली स्टेडियम से आपके घर तक की टेलीकास्ट की जर्नी में जो सिस्टम इन्वॉल्व रहता है उसे हम कम्युनिकेशन सिस्टम बोल सकते हैं। क्लास 12th के इस चैप्टर कम्युनिकेशन सिस्टम में हम कम्युनिकेशन सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स या एलिमेंट्स, जिसमें ट्रांसमीटर रिसीवर मेन होते हैं, इनकी स्टडी हम करते हैं। फिर कम्युनिकेट करने से पहले सिग्नल की जो प्रोसेसिंग की जाती है या मॉड्यूलेशन की जाती है, उसका क्या कारण है और ये कैसे की जाती है, इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। फिर सिग्नल को भेजने के जो अलग अलग तरीके हैं, फॉर एग्जांपल सिग्नल को स्पेस में सैटेलाइट की मदद से एक जगह से एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन भेजा जा सकता है, या फिर सिग्नल को ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ट्रांसमिट किया जा सकता है। तो वैरायटी ऑफ मेथड्स होते हैं। इन मेथड्स का आइडिया हम इस चैप्टर में लेते हैं। बच्चों, आइए जान लेते हैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। बच्चों, कम्युनिकेशन सिस्टम में पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसमें आपका सोर्स फॉलोड बाय ट्रांसमीटर, फिर चैनल, फिर रिसीवर एंड फाइनली यूज़र आ जाते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों बेसिक टर्म्स, जिसमें एटीन्यूएशन, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, इन सब के मीनिंग आपको पता होने चाहिए। कंप्लीट लिस्ट ऑफ टर्म्स एनसीईआरटी में गिवन है, आप एनसीईआरटी को रेफर कर सकते हैं। बच्चों, थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के मेथड्स, जिसमें पहला है ग्राउंड वेव प्रोपगेशन। ग्राउंड वेव प्रोपगेशन में लिमिटेशन क्या है कि क्योंकि सिग्नल इसमें ग्राउंड के अलॉन्ग ग्लाइड करते हुए चलता है और ग्राउंड पे बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं, तो सिग्नल का एनर्जी लॉस काफ़ी सिग्निफिकेंट होता है। इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के पर्पज़ से जो नेक्स्ट मेथड डिवाइस किया गया वो है, जो आपको मालूम होना चाहिए, नेक्स्ट है स्काई वेव प्रोपगेशन। स्काई वेव प्रोपगेशन में सिग्नल को स्काई की तरफ भेजा जाता है। स्काई में एक लेयर होती है आयनोस्फीयर की लेयर, जिसकी हाइट 65 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस टू 400 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस होती है। तो सिग्नल इस आयनोस्फीयर की लेयर से बच्चों रिफ्लेक्ट होकर के अर्थ की एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक भेजा जा सकता है। इनफैक्ट स्काई वेव मेथड वही मेथड है जो वर्ल्ड वॉर में इंटरकॉन्टिनेंटल कम्युनिकेशन में यूज़ हुआ। बच्चों, स्काई वेव मेथड की भी लेकिन लिमिटेशन है एक, जो कि नेक्स्ट आपको मालूम होना चाहिए, यानी कि नेक्स्ट आपको मालूम होना चाहिए मैक्सिमम रिफ्लेक्टेबल फ्रीक्वेंसी, या जिसको हम क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, जिसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है 9√n max। हेयर n max इज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर मीटर क्यूब इन आयनोस्फीयर। ये जो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी होती है, ये वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है जो आयनोस्फीयर रिफ्लेक्ट कर सकता है। अगर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का सिग्नल स्काई की तरफ भेजते हैं तो वो आउटर स्पेस में एस्केप कर जाता है। टिपिकली क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अराउंड 30 मेगाहर्ट्ज़ होती है, ये भी जानना इम्पॉर्टेंट है। बच्चों, नेक्स्ट आपको मेथड पता होना चाहिए स्पेस वेव प्रोपगेशन। स्पेस वेव प्रोपगेशन में एंटीना टू एंटीना ट्रांसमिट करते हैं सीधा स्पेस के थ्रू सिग्नल, या फिर एंटीना से पहले सैटेलाइट भेजते हैं और फिर सैटेलाइट से रिफ्लेक्ट होकर के ये सिग्नल रिसीवर एंटीना रिसीव करता है। बच्चों, अगर पेयर ऑफ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर एंटीनाज की रिस्पेक्टिव हाइट्स आपको पता हो तो पेयर ऑफ एंटीनास के कॉरस्पॉन्डिंग क्या रेंज अचीव की जा सकती है, इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है। यानी कि मैक्सिमम सिग्नल एक लोकेशन से कितने किलोमीटर दूसरी लोकेशन तक भेजा जा सकता है, इसका फॉर्मूला होता है, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इस पर बेस्ड एग्जाम्पल भी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं और पास्ट ईयर में भी प्रॉब्लम्स रिपीटेडली इस फॉर्मूला पर बेस्ड आती हैं। तो मेरी एडवाइस ये है कि ये फॉर्मूला आप देख लीजिएगा, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बच्चों, चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है मॉड्यूलेशन एंड इट्स नेसेसिटी। तो पहले मॉड्यूलेशन का मतलब आप समझिए। मॉड्यूलेशन का मतलब है सुपरपोजिशन ऑफ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, जिसको हमें ट्रांसमिट करना है, ओवर अ हाई फ्रीक्वेंसी वेव, जिसको कैरियर वेव बोलते हैं, फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रोपगेशन। ये मॉड्यूलेशन होता है बच्चों। सेकेंडली, आपको मॉड्यूलेशन के रीजंस पता होने चाहिए, क्वालिटेटिव अंडरस्टैंडिंग रीजंस की, मॉड्यूलेशन क्यों किया जाता है इसकी आपको होनी चाहिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बच्चों, फिफ्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन, जिसमें 3 टाइप के मॉड्यूलेशन आपको एटलीस्ट पता होने चाहिए। AM यानी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, FM यानी कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एंड PM यानी कि फेज मॉड्यूलेशन।
बच्चों सिक्स्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। एक्चुअली जब कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या मैसेज सिग्नल के अकॉर्डेंस में वेरी करता है तो इस मॉड्यूलेशन को हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बोलते हैं, और एनसीईआरटी में ये काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। तो सबसे पहले इसमें आपको मालूम होना चाहिए कि एम वेव की इक्वेशन क्या होती है। अगर आपको इक्वेशन दी हो क्वेश्चन में तो आपको मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, कैरियर वेव, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि एम्पलीट्यूड्स एंड फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करना आना चाहिए, एंड वाइस वर्सा यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं तो एम वेव की इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए बच्चों। नेक्स्ट आपको एम वेव के लिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स की डेफिनेशन, मीनिंग पता होना चाहिए और कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। नेक्स्ट आपको मॉड्यूलेशन इंडेक्स पर कंडीशन पता होना चाहिए ताकि कोई डिस्टॉर्शन ना हो। फर्दर आपको एम वेव के लिए एम्पलीट्यूड वर्सेस एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी का ग्राफ पता होना चाहिए, और इस ग्राफ के कॉन्टेक्स्ट में टर्म्स होती हैं लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, हायर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी एंड बैंडविड्थ। इनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। सेवंथ इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोडक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ एम वेव, जिसमें डायोड डिटेक्टर का यूज़ होता है, और डायोड डिटेक्टर मैक्सिमम कितनी फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट कर सकता है इसका फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होना इंपॉर्टेंट है। फिर एट्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल्स एंड मीडियम। मीडियम में खास तौर पर एयर, ऑप्टिकल फाइबर एंड कोएक्शियल केबल की बैंडविड्थ की रेंज वैल्यू आपको मेमोराइज्ड होनी चाहिए। थोड़ा सा रटना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। एग्ज़ाम में जाने से पहले आप इसको लिख करके देखेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी बच्चों। नेक्स्ट जान लेते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम्स के इजी पोर्शंस क्या हैं। तो बच्चों पहला इजी पार्ट है प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव्स, जिससे काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं और इजी प्रॉब्लम्स आती हैं, फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम हो सकती है, खासतौर पे रेंज ऑफ एंटीना पर, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी पर। बच्चों सेकंड इजी पार्ट है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, जिसकी आपने अगर एक बार ढंग से स्टडी कर ली तो स्टैंडर्ड सिंपल प्रॉब्लम्स, प्रैक्टिस्ड प्रॉब्लम्स जैसी ही बस डेटा चेंज करके आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट समझ लेते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम्स के डिफ़िकल्ट पार्ट्स क्या है। वैसे तो ये चैप्टर के पोर्शंस मोस्टली इजी हैं, लेकिन फिर भी जहाँ स्टूडेंट्स को थोड़ी दिक्कत होती है उसको हम डिफ़िकल्ट बोल देते हैं। तो पहला डिफ़िकल्ट पार्ट है प्रोडक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ एम वेव, जिसमें डिटेक्शन सर्किट समझने में स्टूडेंट को थोड़ा सा चैलेंज फेस करना पड़ता है। और सेकेंडली जो डिफ़िकल्टी बच्चों को आती है वो आती है बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल एंड मीडिया मेमोराइज करने में बच्चों। नेक्स्ट समझ लेते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम्स की गुड अंडरस्टैंडिंग के लिए प्री रिक्विजिट्स क्या है। तो पहला नेचुरल प्री रिक्विजिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर कमांड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की गुड अंडरस्टैंडिंग। बिकॉज बच्चों एट द एंड ऑफ द डे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपगेशन या एम वेव की थ्योरी जब हम डील करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या वोल्टेज सिग्नल की हम इक्वेशन लिखते हैं, उनके सुपरपोजिशन की बात करते हैं। तो अगर आपको ईएम वेव या बेसिक वेव की इक्वेशन भी बोल सकते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स समझने में थोड़ा सा चैलेंज फेस करना पड़ सकता है। दूसरी रिक्वायरमेंट है कुछ मैथमेटिक्स की आइडेंटिटीज़ जो एम वेव की कैलकुलेशन में यूज़ होती हैं, एम वेव की इक्वेशन डेरिवेशन में, एनालिसिस में इस्तेमाल होती हैं बच्चों। नेक्स्ट समझ लेते हैं इस टॉपिक से पास्ट ईयर में वेटेजेस क्या रही हैं बच्चों। जेईई मेन 2023-2022 में सेक्शन 1 में 1 to 2 प्रॉब्लम्स एंड सेक्शन 2 में 0 to 1 प्रॉब्लम इस टॉपिक से पूछी गई है, यानी कि 4 to 8 मार्क्स की वेटेज इस टॉपिक की रही है। और 2021 में देखें तो दोनों ही सेक्शंस में 0 to 1 प्रॉब्लम इस टॉपिक से देखी गई है, यानी कि 4 मार्क्स की वेटेज इस टॉपिक की रही है। अगर 3 साल में मिला करके देखें तो 48 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस एंड 8 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इस टॉपिक से बच्चों पूछे गए हैं। अब खास बात क्या है कम्युनिकेशन सिस्टम्स की कि जो प्रॉब्लम्स आती हैं इसमें वो काफ़ी स्टैंडर्ड होती हैं, यानी कि अगर आपने पास्ट ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हुए हैं और किसी अच्छी बुक, अच्छे असाइनमेंट से प्रॉब्लम्स लगाई हुई हैं इस टॉपिक की, तो काफ़ी संभावना है कि आप एग्ज़ाम में प्रॉब्लम कर लेंगे, यानी कि एक किस्म से बोनस नंबर हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेते हैं।
तो मेरी स्ट्रॉन्ग एडवाइस ये है बच्चों, इस टॉपिक को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। कम्युनिकेशन सिस्टम्स को रिगरसली आप लोगों ने पढ़ना है। आइए जान लेते हैं कि कम्युनिकेशन सिस्टम्स में अच्छी कमांड के लिए क्या स्ट्रेटजी आप फॉलो कर सकते हैं। बच्चों, कम्युनिकेशन सिस्टम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपकी ये स्ट्रेटजी हो सकती है। फर्स्टली आपको एटलीस्ट 4 to 6 आवर्स के गुड क्वालिटी लेक्चर्स चाहिए, और सेकेंडली आपको एटलीस्ट 10 आवर्स इस टॉपिक को डिवोट करने चाहिए, जिसको आप 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं। पार्ट 1 में आप 6 आवर्स स्टडी कीजिए और लगभग 60 to 80 प्रॉब्लम्स इस टॉपिक की प्रैक्टिस कीजिए, और पार्ट 2 में रिवीजन फेज़ के दौरान आप नेक्स्ट 4 आवर्स इस टॉपिक को डिवोट कीजिए और एटलीस्ट 2 आवर्स का एक टेस्ट आप इस टॉपिक का दीजिए। बच्चों, अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली इस टॉपिक में आप कॉन्फिडेंस हासिल कर सकते हैं। कुछ लोगों का कहना ये होता है कि 10 घंटे इस टॉपिक को देना कुछ ज़्यादा हो जाता है, लेकिन बच्चों सोच करके देखिए, अगर आप ये 10 घंटे दे करके आपका एक क्वेश्चन पक्का कर लेते हैं जेई में, तो दैट इज़ एक्चुअली अ गुड स्ट्रैटेजी। तो बच्चों, इस टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते। इस टॉपिक से प्रॉब्लम आने वाली प्रॉब्लम मोस्ट प्रोबेबली ईजी टू मॉडरेट कैटेगरी की होने वाली है। इस टॉपिक को ध्यानपूर्वक पढ़ना आप लोगों को चाहिए। बच्चों, मन लगा के पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।